अक्सर फिजिक्स के पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत न्यूमेरिकल्स में ही आती है। मेरा कमेंट सेक्शन भी भरा हुआ है बेटा इस सवाल से कि सर न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करें, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे। ऑल्दो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करा जाता है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। बट आज मैं बेटा आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो टॉपिक जहां से आना ही आना है न्यूमेरिकल, है ना। अगर हम ये पढ़ लें, सेलेक्टिव पढ़ लें, क्योंकि अब समय भी नहीं है, अब डायरेक्ट पेपर फिजिक्स का है, तो हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं और वेटेज न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और सबका बेटा स्वागत है मेरे चैनल यानी फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। और मेरा नाम है अरुण और आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप सीबीएसई की मार्किंग स्कीम देखें तो करंट पेपर के हिसाब से सीबीएसई ने अपने पेपर को 3 भाग में डिवाइड करा है, जिसमें आपके थ्योरी 22 नंबर का, डेरिवेशन 16 नंबर की और न्यूमेरिकल्स लगभग 32 नंबर के दिए हैं। अब बोर्ड्स एग्जाम में ये नंबर, ये पूरी वेटेज थोड़ा बहुत इधर आगे पीछे हो सकती है, रोटेट हो सकती है, लेकिन फिर भी 32 मार्क्स ये बहुत अच्छी वेटेज है जहां से न्यूमेरिकल्स बन के आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली कि कहां से कौन कौन से सेलेक्टिव टॉपिक्स की हमें प्रैक्टिस करनी है। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगा, वो बहुत ध्यान से सुनना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिकल चार्जेस में बेटा बार बार जो सवाल आ रहे हैं वो कूलम लॉ पे आ रहे हैं, मतलब आपसे फोर्स पूछता है दो चार्जेस के बीच की। ऐसे सवाल आपको बहुत मिल रहे हैं। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के क्वेश्चन बेटा बहुत आ रहे हैं, मतलब आपको चार्ज मिल जाएगा Q1 Q2, अब इनके बीच के आपको ऐसा भी पूछ सकता है वो पॉइंट बता दो कहीं कि कहां पर आपको इस लाइन के में कहां आपको नेट फोर्स 0 मिल जाएगी, है ना। या 2 से ज्यादा चार्जेस हैं जहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगना है और आपसे नेट फोर्स पूछ रहा है, तो ये सवाल बहुत आ रहे हैं। और गॉस लॉ की कोई भी एप्लीकेशन से आपको सवाल बेटा मिलने के चांस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बार बार बोर्ड्स में ये सवाल आए जा रहे हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखें या बार बार जो मैं एग्जाम आईडी आपको रिकमेंड करता हूं उसके भी क्वेश्चंस आप देखें, तो उसमें भी बार बार गॉस लॉ से एक क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, जिसमें एक क्यूब को, क्या आपको एक इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखी है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखी है और इसके एल डिस्टेंस पे एक क्यूब रखा हुआ है, इस क्यूब की लेंथ भी एल है, यानी इसका एक सरफेस एल पे और दूसरा सरफेस यहां से 2l डिस्टेंस पे रखा है, और आपसे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछता है या नेट फोर्स से यहां से सवाल बनते हैं, यहां से तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड के ही सवाल बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल रेडी रहें, इनकी प्रैक्टिस करिए, बार बार ये सवाल आए जा रहे हैं। आइए मूव करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बेटा पोटेंशियल निकालने के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि आप पोटेंशियल निकालिए। अब वो डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो दे रखा है, तो आपको पोटेंशियल के फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की होती है, तो यहाँ से बहुत न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिए। बेटा कैपेसिटर तो एक बहुत बड़ा कुआं है, यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। कौन से? पहला बन रहा है बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यहां से बहुत सवाल आपको बन के मिलेंगे। इसके अलावा आपको एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के अलावा बेटा आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पर नेट कैपेसिटेंस क्या आने वाला है, मतलब सी इक्विवेलेंट ऑन डाई इलेक्ट्रिक या पार्शियली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक, पार्शियली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक। मैंने कैपेसिटर के लिए, इस चैप्टर के लिए बाकायदा लाइव सेशंस भी लिए हैं, आप चाहें तो उस लाइव सेशन में जा सकते हैं, और इसकी मैंने बहुत धमाकेदार ट्रिक भी दी है, तो आप उससे पढ़ो तो आपको एटलीस्ट आप सही आंसर तक तो पहुंच जाओगे, और ऑल्दो मैंने समझाया भी है। तो कैपेसिटर से क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे हैं इस चैप्टर में, अगर आप तैयारी करें तो सिर्फ इतना करके जाएं। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इसमें केसीएल केवीएल, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। केसीएल केवीएल लाइव सेशन इसका भी मैंने डाला हुआ है, जिसमें मैंने लाइव सेशन में सीधा बच्चों को केवीएल से दिक्कत होती है तो मैंने केसीएल से कोई भी सवाल आप केसीएल से बना सकते हो, तो उसकी मैंने सारी ट्रिक्स बताई हैं, तो आप ये देख सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहुत सवाल बनते हैं यहाँ पर। डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नहीं बनता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में जो फॉर्मूला है I = वीना VDENA,
बेटा इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से आप बिल्कुल तैयार रखिए। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज मान लीजिए बैलेंस नहीं है तो आप वापस मैंने जो टेक्निक्स बताई है आप उसको अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सीरीज और पैरेलल सेल्स के क्वेश्चन बेटा काफी पूछे जाते हैं। सीरीज आमतौर पे बहुत इजीली हो जाता है, तो पैरेलल के सवाल आप हाई प्रायोरिटी पे रख के चलिए, ये भी मैंने अपने लाइव में बताया हुआ है, तो यहां जाके आप लाइव सेशन में देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। बेटा यहां से आपको गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं और उसको कैसे एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, यहां से बहुत न्यूमेरिकल बन रहे हैं, है ना। आपको पूछ लेगा कि भैया आप शंट रेजिस्टर कितना लगाओगे या हाई रेजिस्टर कितना लगाओगे गैल्वेनोमीटर में, ताकि उसको आप एमीटर या वोल्टमीटर में बदल सको। तो यहां से बहुत सवाल बन रहे हैं। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। याद रखिएगा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंड में आपसे ये भी पूछेगा कि फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, तो बेटा ये डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको याद होगा, सेम डायरेक्शन में करंट जब जाता है तो वो तारें अट्रैक्ट करती हैं। बायो-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन से बहुत सवाल बनते हैं। और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यहां से भी आप मान के चलिए इक्का दुक्का सवाल बनने के बहुत चांसेस हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, वहीं से उठा के आपके लिए सीरीज बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, मैं नहीं चाह रहा कि आप इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करें। यहां से थ्योरी के सवाल ज्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल्स एक आधा बनता है, बट डू नॉट वेस्ट टाइम इन मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आप इसको स्किप कर दीजिए, सीधा आ जाइए ईएमआई में। तो बेटा ईएमआई में जब आप आते हैं तो ईएमआई में देखिए फैराडेज लॉ से सवाल बनते हैं और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन से सवाल काफी बनते हैं। फैराडे लॉ आपको याद होगा, E = -dφ/dt। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है तो n से भी हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये सवाल यहाँ बहुत बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है और कुछ खास नहीं है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। ऐसे फैराडे लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको बिल्कुल ट्राई करें, अच्छे से करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। बेटा ट्रांसफार्मर के सवाल बहुत बनते हैं। ट्रांसफार्मर्स के सवाल भी अगर आप आए तो आपको एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये भी मेरे लाइव सेशन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ऐसे एग्जाम में मत लिखना, ये मेरा इंजीनियरिंग टाइम से शॉर्टकट चला आ रहा है ट्रांसफार्मर को लिखने का, तो इसका भी मैंने लाइव डाला हुआ है। ट्रांसफार्मर को बहुत डिटेल में करवाया था मैंने अपने पहले लाइव सेशन में, तो वहां पर आप ट्रांसफार्मर में देख सकते हैं। एफिशिएंसी पूछेगा तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर से आप एफिशिएंसी निकालते हैं। टर्न रेशियो से सवाल बनते हैं, तो यहां से भी बहुत सवाल बनते हैं। पावर एंड एसी सर्किट, यहां से बहुत सवाल बनते हैं। VRMS × IRMS × cos फाई या V0/√2 I0/√2 × cos फाई, तो यहां से सवाल बनने के बहुत चांसेस हैं, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए। सीरीज LCR, ये भी भैया बहुत गहरा कुआं है, यहां से भी बहुत सवाल बनते हैं। सीरीज LCR में रेजोनेंस कंडीशन से सवाल बन सकते हैं। मतलब ये उन चैप्टर्स में से, मतलब ये चैप्टर ये टॉपिक उस चैप्टर का बेसिकली आप मान सकते हो जहां से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सीरीज LCR की प्रैक्टिस भी मैंने अपने लाइव सेशन में करवाई है, इसको आप देखें समझें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि इम्पिडेंस क्या है, रिएक्टेंस क्या है, सब मैंने अपने लाइव सेशन में समझाया है। इसके बाद बेटा चैप्टर 8 आता है। ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट करंट के सवाल यहाँ से बनते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप टाइम इसमें नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हमारे पास सेकेंड बुक आ जाती है बेटा, विच इज़ रे ऑप्टिक्स। अब देखिए रे ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा सवाल बनने में दिक्कत आती है। अब सुनिए, अब मेरी बात समझना। रे ऑप्टिक्स में से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डेरिवेशन अगर रे ऑप्टिक्स में से आता है तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो आएगा ही आएगा, उसके चांसेस हैं, और डेरिवेशन आएगी। अब डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब न्यूमेरिकल में भी हमारे पास देखिए कितना सब है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल होता है डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड होता है, मतलब वो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है कि आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, आपको बस उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपने इसके 2-3 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रखे हैं ना तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, और मैं आपको बोलूंगा कि आप PYQ करिए इसके। अब इसके PYQ करिए, NCERT को टच मत करना। NCERT के न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल पे है, आप डिप्रेस हो जाओगे अगर देखोगे तो ये यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस तो भैया मतलब क्या बताऊँ, ऑलमोस्ट गारंटीड ही है, यहाँ से सवाल न्यूमेरिकल बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल आते हैं भर भर के। उसके अलावा लेंस मेकर्स फॉर्मूला
ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम अगर आप डेरिवेशन देखें तो यहाँ इसकी हेल्प से हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला की को डिराइव भी करते हैं। उसके बाद TIR इन प्रिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म में जो TIR होता है वहां से आपके न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। अब इन सब में न्यूमेरिकल एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है CBSE इनमें से सेलेक्ट करे, एक साथ नहीं होगा कि यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ऐसा नहीं होगा। तो सेफ रहो, और सेफ रहने के लिए आप इन सब की प्रैक्टिस करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। वेव ऑप्टिक्स में आते हैं। देखिए, इसमें वेव ऑप्टिक्स में कोई डेरिवेशन तो है नहीं YDSC और डिफ्रैक्शन की कोर्स में, तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स पता होने चाहिए और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इसमें कुछ भी टच ना करें आप। फिर उसके बाद आ जाते हैं बेटा डुअल नेचर में। बेटा आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, वो वहाँ से सवाल बनने के बहुत चांसेस हैं, बिल्कुल आते हैं। और डुअल नेचर में तो डुअल नेचर कह रहा हूँ, अब तो मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से तो न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप देखिए, और डी ब्रॉय वेवलेंथ, यहाँ से भी न्यूमेरिकल इक्का दुक्का आपको मिलने के चांस बहुत है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हमारे पास एटम्स है। एटम्स में बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बहुत ही फेमस है ये टॉपिक, इसकी डेरिवेशन भी है। बट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से न्यूमेरिकल बार बार पूछ ही लेता है बोर्ड, हर साल नहीं पूछता, मतलब 2-3 साल में एक बार पूछ लेता है, लेकिन पूछता जरूर है। तो मैं आपकी जगह होता तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से एक आध न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जरूर जाता। और बोहर रेडियस, जो बोहर मॉडल है, वहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बच्चे पूछ भी रहते हैं कि सर हम एटम में क्या करके जाएं। तो मैंने हर बच्चे को अपने कमेंट सेक्शन में भी बताया है कि आप एटम में करें तो कोई भी हाइड्रोजन का बोहर मॉडल देखेंगे, हाइड्रोजन के लिए है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में, मान लीजिए किसी फलाना ढमकाना ऑर्बिट में वो चक्कर काट रहा है, तो बेटा उसका रेडियस क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। बेटा इनके फॉर्मूले हैं, यहां से सवाल भर भर के आते हैं, और इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन बहुत आसान है, फॉर्मूले भी आसान है। ठीक है, और इसके लिए ट्रिक्स भी हैं, डायरेक्ट ट्रिक्स भी हैं, कि अगर आपको सॉल्व ही करना है तो आप प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट लगा के डायरेक्ट कर सकते हैं, पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं बेटा न्यूक्लियर चैप्टर में से मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं। तो मास डिफेक्ट, डेल्टा एम, और बाइंडिंग एनर्जी, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके जाओ। लास्ट आते हैं बेटा सेमीकंडक्टर। यहाँ से बेटा डायोड के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, डायोड के न्यूमेरिकल्स बहुत आ रहे हैं, एक बहुत फेमस फॉर्मूला भी है, तो वहाँ से डायोड के क्वेश्चन बहुत बन के आते हैं। रेक्टिफायर आ जाता है तो एफिशिएंसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चन है, सर्किट डायग्राम है जो डायोड के बन के आ जाते हैं, जिसमें आपको देखना है फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, उसके बेसिस पे आपको सर्किट एनालिसिस करना है। अब इंपॉर्टेंट बात, प्रो टिप। देखो, प्रो टिप ये कहती है कि अब बचे हुए टाइम में तुम सिर्फ न्यूमेरिकल्स की तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते, तो तुम्हारे लिए मैंने गैप डेज की स्ट्रेटेजी बना रखी है। आज ही स्टार्ट कर दो इसको, कल के लिए मत छोड़ना, आज इसको स्टार्ट करो। तो सर आपने जो इंपॉर्टेंट बताया, फिर ये कब करें? आप सुनिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है और आप एम कर रहे हैं 60+ कि भैया मेरे को 60+ लाने, 70 मार्क्स का पेपर है, 60 से ऊपर का एम कर रहे हैं, तो आप ये सिलेक्टिव टॉपिक्स अच्छे से करो। और अगर मान लीजिए आपका एम 60+ नहीं है, आप अभी बहुत मझधार में है, तो आप गैप डेज को फॉलो करो, कि गैप डेज की जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, जैसे जैसे बताइए, सिर्फ उसको फॉलो करो। आंख बंद करके देखो, तुम इजीली तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। और जो बच्चे बेटा इन दोनों के बीच में है, मॉडरेट लेवल पे हैं, उनको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अलग से कोई किताब ना खरीद के ये टॉपिक अलग से मत करो, आप सैंपल पेपर उठाओ या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ। मैं बार बार यही कह रहा हूं सबको, अगर पास होना है, अगर अच्छे नंबर लाने हैं, तो कम से कम 3 से 5 साल के पुराने पेपर कर लो। 3 साल भी काफी रहेगा, 3 साल के पुराने पेपर, और कम से कम 5 से 6 नए सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर करो। ठीक है, अब इतने शॉर्ट टाइम में नए सैंपल पेपर मिलेंगे क्या, कहाँ पे? क्योंकि सर पुराने वाले तो मिल जाएंगे, चलिए उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, लेटेस्ट कहाँ से मिलेंगे? तो बेटा लेटेस्ट के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाय वरुण मुदगल। आप इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पर जब तक ये वीडियो जाएगा ना, मैं 5 लेटेस्ट 5 सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स बेटा डाल चुका हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से 4 तक तो अभी तक जा चुके हैं, 5वां मैं अभी डाल दूंगा। जब तक ये वीडियो जाएगी, आपको 5 सैंपल पेपर इसमें मिल जाएंगे, और सॉल्व नहीं, ये आपको सॉल्व नहीं करने खुद,
ये सॉल्व है, आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है और वीडियो एक तरीके से आपको इसको सॉल्व कर देना है। सो दिस इज इट। यहां पर हमारी ये वीडियो होती है बेटा खत्म। मैं फिर कह रहा हूं, समय कम है, एक एक मिनट कीमती है। YouTube पे जाने से पहले, कुछ भी देखने से पहले सोच लेना कभी तुम्हारा समय खराब तो नहीं हो रहा। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, तो यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी बनाई जा चुकी है। स्ट्रैटेजी को देखो मेरे चैनल फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे, गैप डेज की स्ट्रैटेजी देखो, फॉलो करो, देखो रिजल्ट आएगा ही आएगा। और टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तुम और मैं दोनों मिलके पास होंगे। बाय बाय।